यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी एस्पिरेंट्स को मेरा सादर नमस्कार। तो जैसा आप जानते हैं कि मैं अपनी ओर से कुछ लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, तो मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं बार बार आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप डेली कम से कम 4 घंटे आप फिजिक्स को पढ़िए। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स 2018 और 2021 और 2014 है के पेपर्स का एनालिसिस कीजिए और उसके बेस पर क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए, आयोग कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, और उसके बेस पर डीप स्टडी करते हुए कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहिए। किसी भी हेल्प बुक को फॉलो करिए और सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अब जो एनसीईआरटी आई हुई है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे मेरे पास एनसीईआरटी है, तो जो ये एनसीईआरटी यहाँ पर मेरे पास है, इसमें ये जो बुक आ रही है अब एनसीईआरटी की हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रही है, बाइलिंगुअल। इसमें आधे ये आगे पोर्शन पर हिंदी में है, तो पीछे यही बुक आपकी उसी चैप्टर को फिर इंग्लिश में भी दे रही है, एक बार हिंदी जैसे हिंदी में फिर उसी में इंग्लिश में। तो जैसे कि मैग्नेटिज्म में स्टार्ट कर रहा था, मैग्नेटिज्म हमारा चल रहा है, मैं ऑलरेडी और भी लेक्चर्स इस पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप इसको एक कंटिन्यूस सीरीज में देखिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम क्वेश्चंस भी सॉल्व करिए। हम यहाँ पे कंसेप्ट भी कर रहे हैं और साथ में एग्जाम पे जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो एनसीईआरटी है, सबसे पहले आपको इसको पूरा एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना ज़रूरी है, एक एक छोटे से छोटा क्वेश्चन। पहले क्या था, ये जो न्यू एनसीईआरटी है, अब सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड ने कुछ पोर्शन को कट कर दिया है सिलेबस से, लेकिन हमारे लेक्चरर एग्जाम में वो कट नहीं है, नहीं आईआईटी जेईई या नीट में कट है। तो यहाँ पर जो पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता था कि अगर दो सर्कुलर कॉइल हों, दो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एक दूसरे से उनकी रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पे अगर वो रखे हों तो उनके मिड पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट इज 0.72 Ni/r, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे Ni/r सॉरी, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स, यानी कि कॉइल्स का कॉम्बिनेशन, ठीक। इसमें हम लोग देखेंगे, अब मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। देखिए क्या है, हेल्महोल्ट्ज़ ने क्या करा मैं आपको पहले बताना चाहूँ, जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर होता है और जो सर्कुलर कॉइल होती है, उससे हम किसी भी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, असमान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो हेल्महोल्ट्ज़ ने कॉइल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसके द्वारा पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। अब इसमें हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स में क्या होती है, मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन के टर्म में भी लिखा, आपको समझाऊंगा। टू कोएक्सियल कॉइल्स, आप समझिए, मैंने डायग्राम भी बनाए, दोनों कोएक्सियल कॉइल है, मीन्स एक कॉइल ऐसे रखी हुई है तो दूसरी कॉइल भी ऐसे रखी हुई है। कोएक्सियल मीन्स उनका एक्सिस सेम होगा, यानी कि इसका सेंटर ये है तो इसका सेंटर भी ये है, कॉइल्स का सेंटर, ठीक है, यानी कि इनकी एक्सिस सेम पास हो रही है, एक्सिस सेम है, दोनों इस टाइप से रखी होंगी कॉइल कि उनकी एक्सिस एकदम बराबर होगी। तो टू कोएक्सियल कॉइल्स होंगी। अब कोएक्सियल जब आप किन्हीं दो कॉइल्स को रखेंगे तो कैसे रखेंगे, अगर आपकी ओर में बनाऊं, एक कॉइल ऐसे होगी तो दूसरी उसके फ्रंट में होगी, या तो एक ऐसे है तो दूसरी ठीक उसके पीछे होगी, ताकि एक्सिस सेम रहे। अर्थात दोनों कॉइल्स कैसे रखी होंगी, एक दूसरे के म्यूचुअली पैरेलल। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछ लिया जाता है। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स के द्वारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए कॉइल्स कैसे रखी होती हैं, एक एमसीक्यू आ जाता है म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर, दूसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीसरा किसी भी अरेंजमेंट में रख सकते हैं, चौथा कह देगा एक दूसरे से 45 डिग्री के एंगल पर। तो हम कहेंगे कि जो कॉइल्स रखी होती हैं, पहली बात यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, म्यूचुअली पैरेलल होंगी दोनों कॉइल्स। इन बातों को आप समझिए। दो कोएक्सियल कॉइल्स ऑफ इक्वल करेंट्स मीन्स दोनों कॉइल्स में सेम करंट फ्लो होना चाहिए। फिर आगे
इक्वल टर्न्स, दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम होने चाहिए। साथ में इक्वल रेडियाई, यानी कि दोनों कॉइल का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बाकी कह रहा है प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ आइदर ऑफ द कॉइल्स, यानी कि जो दोनों कॉइल हैं वो एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर रखे होने चाहिए कि दोनों, वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, किसी भी एक कॉइल के रेडियस के बराबर। मीन्स अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये जो डिस्टेंस होगा दोनों कॉइल्स के बीच का, ये पॉइंट ओ को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ सेंटर को, ठीक है। पॉइंट दोनों के सेंटर ओ मैंने इसलिए रिप्रेजेंट कर दिए, कहीं सिमिलर कॉइल हैं इसलिए, नहीं तो हम ओ और ओ डैश से कर देते। तो ये दोनों कॉइल कितनी दूरी पर रखी हैं, एक कॉइल ऐसे है, दूसरी कॉइल ऐसे है, एक ऐसे एक ऐसे, दोनों कितनी डिस्टेंस पे हैं, ए डिस्टेंस, और ए क्या है, किसी भी एक कॉइल के रेडियस के बराबर। पहली बात यहाँ से नोट कर लीजिए, हेल्महोल्ट्ज कॉइल के द्वारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए दोनों कॉइल, एक तो मैंने बोला एक दूसरे के म्यूचुअली पैरेलल होने चाहिए, दूसरी बात दोनों कॉइल में सेम करंट होना चाहिए, और तीसरी बात सेम नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए, चौथी बात दोनों कॉइल एक दूसरे से उतनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए, कितनी डिस्टेंस पर, जितनी उन कॉइल्स की रेडियस हो। अब एक बात और है, देखिए, इक्वल टू रेडियस ऑफ आइदर ऑफ द कॉइल्स एंड इन विच सेम करेंट इन सेम डायरेक्शन इज फ्लोइंग आर नोन एज हेल्महोल्ट्ज कॉइल। सेम करेंट तो था आई, और वो करंट की डायरेक्शन भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिखा रखा है, अगर कोई यहाँ से देखे, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें भी करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट जरूरी नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज हो, करंट क्लॉकवाइज भी हो सकती है, इसमें क्लॉकवाइज तो इसमें भी करंट क्लॉकवाइज हो सकती है। मीन्स दोबारा रिपीट कर देता हूं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स क्यों यूज की जाती हैं, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स आर यूज्ड टू जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किस चीज के लिए हेल्महोल्ट्ज कॉइल यूज की जाती हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स बनाती हैं वो केवल वो दो कॉइल्स, ऐसे जो दो कॉइल रखी होंगी उनके बीच के पोर्शन में ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। कॉइल से बाहर इधर साइड या इस कॉइल के इधर साइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। तो मैं कहूँगा हेल्महोल्ट्ज कॉइल यूज होती हैं टू जनरेट, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू कोएक्सियल कॉइल्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिटवीन द टू कॉइल्स। अंडरस्टूड। तो देखिए क्या था ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, हमारे पास देखिएगा कॉइल्स से रिलेटेड कॉम्बिनेशन है ये, बाकी कॉम्बिनेशन में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ये कैसा कॉम्बिनेशन है साहब, देखिए दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, दो कॉइल हैं, वो कॉइल क्या हैं, सेम रेडियस की हैं, उनमें सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं, उनमें सेम करंट हैं, और वो एक दूसरे से बहुत पास रखी गई हैं, बहुत पास रखी होंगी। और कितने पास, जितना कि किसी एक कॉइल का रेडियस हो उतने ही डिस्टेंस पर ये दोनों कॉइल रखी जाती हैं। तो क्या होता है साहब, ये दोनों कॉइल के बीच में, ये दोनों कॉइल जो ऐसे रखी होंगी इनके बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स आर यूज्ड टू जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहला ऑप्शन लेफ्ट ऑफ द एनी वन कॉइल, राइट ऑफ द एनी कॉइन, इन बिटवीन द कॉइल्स, तो इन बिटवीन द कॉइल्स। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स आर यूज्ड टू जनरेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाय एंड द कॉइल्स आर प्लेस्ड। पहला आ जाएगा एट ए डिस्टेंस a/2 या एट ए डिस्टेंस एट ए हाफ डिस्टेंस एज द रेडियस ऑफ द कॉइल। मीन्स आप ऐसे समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कितनी डिस्टेंस पे रखी हो, क्वेश्चन में लैंग्वेज बन जाएगी वहीं पर कि किसी एक कॉइल की रेडियस के आधी डिस्टेंस पर रखी होती है, गलत आंसर है। किसी एक कॉइल के रेडियस के डबल पे रखी होती है, गलत आंसर है। किसी एक कॉइल के रेडियस के बराबर कोएक्सियली प्लेस होती हैं, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसमें हम ये देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि इसके बीच में जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बन रहा है।
आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कैसे बन रहा है, आपसे पूछा जाएगा कितना बनेगा, उसको भी अभी हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। तो देखिए कैसे बन रहा है जरा उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर केवल ये कॉइल होती, ये वाली कॉइल होती, देखिए केवल ये कॉइल 1, सपोज इसको मैं कॉइल 1 कह देता हूँ साहब, ये कॉइल 2 है। ये कॉइल 1 के लिए हम ग्राफ पहले पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैं बना चुका हूँ। ये वाली कॉइल के लिए जो मैंने डॉट डॉट वाला ग्राफ है ना, ये वाली कॉइल के लिए है केवल। इसके कारण क्या होता है, जब आप इससे दूर जाएंगे धीरे धीरे, देखिए जब इससे ये दूरी बढ़ेगी, यहाँ तक देखिएगा, इससे ये दूरी a है, तो ये वाला ग्राफ कैसे जा रहा है, पहले मैग्नेटिक फील्ड ये जो है आपका ऊपर y एक्सिस में ये b दिखा रखा है, समझना यहाँ ये x है, ठीक है, ये x डैश है, इधर x ही वेरी करता है, ठीक है। जो हम एक सिंगल कॉइल से x लेते थे, एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस x है, तो ये ग्राफ ऐसे वेरी कर रहा है। मैंने बताया था यहाँ पर कॉन्वेक्स होता है, जब हम a/2 डिस्टेंस पे पहुँच जाते हैं ये मिड पॉइंट पे, तो ग्राफ लीनियर बनता है। आप करेक्ट में उसके अकॉर्डिंग में मैच नहीं भी हो रहा है तो आप देखिएगा लीनियर बन रहा है। मीन्स ग्राफ क्या हो रहा है सर, जब आप इस कॉइल से दूर जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो समझिए ना, जब इससे दूर जाएंगे, अब ये वाली कॉइल से दूर जाएंगे तो इस कॉइल के पास नहीं पहुँचेंगे, उसके तो पास पहुँचेंगे। जब इसके पास में कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, जैसे जैसे कॉइल से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है। इससे दूर जाएंगे तो इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, लेकिन इससे दूर जाना मतलब उसके पास आना। ये यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे देखूँ, ये वाले पॉइंट पे देखूँ, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना है, लेकिन ये वाली कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये है। आप समझ रहे, ये दो कॉइलें हैं, इस कॉइल से इधर को मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, इस कॉइल से इधर को मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। जब आप इस कॉइल से इधर की ओर जाएंगे तो इससे तो दूरी, इससे तो बढ़ेगा, इससे दूर जाएंगे लेकिन उसके पास नहीं जाएंगे। समझो ये उधर इससे दूर जाएंगे तो वहाँ को मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, लेकिन उसके पास तो वो क्या होगा, उसका बढ़ेगा इन कंपेरिजन टू ज़्यादा डिस्टेंस पर। दोनों कॉइल के कारण दूर जाने पे तो घटता ही है। आपस में कंपैरिजन देखिए, आप समझने की बात कोशिश कीजिएगा। जब इससे दूर जा रहे, घट इसके कारण भी रहा है, इसके कारण भी घट रहा है, लेकिन दूरी पे देखिए ना, अगर दूरी कम है तो उतना नहीं घटा है, ज़्यादा है। यहाँ भी दूरी कम है तो उतना नहीं घटा है, ज़्यादा है। इससे तो आप इतनी दूर पहुँच गए, मान लो ये वाली कॉइल से, इसके कारण तो इतना घट गया, लेकिन इसके लिए ये दूरी यहाँ से इतनी है ना, आप इससे दूर गए लेकिन ये वाली कॉइल के पास पहुँचे तो इसके कारण तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तो यही रीजन होता है कि एक कॉइल से दूसरे की ओर जाते हैं तो इसके कारण तो घटता है, लेकिन उसका वहाँ पर ज़्यादा होता है, उस कॉइल का वहाँ पे ज़्यादा होता है। इसलिए बीच वाले पोर्शन पे एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट, हम लगभग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो जनरली हम कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये दोनों कॉइल का मैंने रिजल्टेंट ग्राफ दिखा दिया, ठीक है। तो ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ पे है साहब, वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म वहाँ पर है इन बिटवीन द कॉइल्स। ये दोनों कॉइल्स ऐसे हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में यूनिफॉर्म है। इस कॉइल के लेफ्ट भी यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिक्रीज कर रहा है। इस कॉइल के राइट भी ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ये डिक्रीज कर रहा है। आप समझ गए होंगे, यहाँ तक की बात आप मेन पॉइंट नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये बीच में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता कितना है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ बताई थी, जब हम किसी एक कॉइल से, चाहे इससे अगर सर हम a/2 डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं, या ये वाली कॉइल से भी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/2। ये डिस्टेंस यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी a/2 इस कॉइल से भी। तो इससे a/2 पे देखें या इससे a/2 पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो a/2 वाले डिस्टेंस पर मैंने आपको क्या बताया था। पहली बात, किसी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0 Ni(a²/2 x² प्लस a² की पावर 3/2 होता है साहब। मैंने आपको बताया था अगर हम इसका dB/dx करेंगे तो dB/dx की एक वैल्यू आएगी, डिफ्रेंशिएट हम करेंगे हम उसको क्लासरूम लेक्चर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है CBSE बोर्ड और UK बोर्ड में, वहाँ हम करते हैं। यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएट अभी इतना बड़ा कोई डेरिवेशन करूँगा नहीं। dB/dx की एक वैल्यू आएगी समथिंग, फिर उसका मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा तो उसका डबल डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। अगर मैं इसका dB/dx करूँगा सर कुछ चीज़ आएगी,
ठीक है, मुझे भी याद नहीं, रटेंगे तो नहीं हम, आप कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट इजीली हो जाएगा। फिर उसी चीज़ का डबल डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डबल डिफ्रेंशिएट 0 आता है। अगर मैं डबल डिफ्रेंशिएट 0 आता है तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट होगा dv/dx, कांस्टेंट का डबल डिफ्रेंशिएट, तभी तो मैग्नेट ये 0 बनेगा। तो dv/dx कांस्टेंट करके उसका d²v/dx² जब हम 0 रखते हैं, जो डबल डिफ्रेंशिएट आएगा उसको अगर मैं 0 मानूंगा, 0 के इक्वल करूंगा, इसका मतलब ये कांस्टेंट मानूंगा इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद x, तो वहां से जो x की वैल्यू आती है सॉल्व करके वो +-a/2 आती है। आप लोग याद रख लीजिए, आपको डायरेक्ट याद करना है। आप ये पॉइंट को याद रखिएगा कि जब हम किसी भी कॉइल से a/2 या यहाँ -a/2, इस कॉइल से a/2 या -a/2 पर जाते हैं तो dv/dx कांस्टेंट होता है। dv/dx मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन विथ x, ये मैग्नेटिक फील्ड का विथ वेरिएशन विथ x, ये कांस्टेंट मीन्स एक समान रूप से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। dv/dx कांस्टेंट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड चेंज विथ ए कांस्टेंट रेट, तो एक समान रूप से चेंज होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली चेंज होगा। ठीक है, और x = +-a/2 पर कितनी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। बीच में लाइट चलेगी तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट चले गई है, बीच में डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी शायद यहाँ पे दिख रहा है तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे ये होता है। अब इनके मिडिल पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा हम ये देख रहे हैं। हमने ये तो बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन इसके मिड पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा दोनों कॉइल के, वो मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बी का ये था, मैं मैग्नेटिक फील्ड अब कहाँ पर निकाल रहा हूँ, दोनों कॉइल के सेंटर पे। ये आपने नोट कर लिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड, चलो लाइट भी आ गई, मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट M, ये मिड पॉइंट है M पे मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले इस कॉइल से पॉइंट M की डिस्टेंस कितना होगा, a/2, तो a/2 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम किसी कॉइल से इधर डिस्टेंस x लेते थे, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा हुआ है एक्सियल पॉइंट, तो इस फॉर्मूले में x = कितना रख देंगे, a/2 रखेंगे, नहीं रखेंगे, x = a/2। ठीक है, +-a/2, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ भी होगा, इसके लिए मैं a/2 रख रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा सर, देखिए पहली वाली कॉइल है तो B1 लिख दे रहा हूँ, ये क्या होगा, μ0 NiA², ऐसी रहेगा 2, इसकी जगह पर आप x की जगह पर a/2 रखेंगे तो a/2 का स्क्वायर सर बन जाएगा आपका a²/4, ठीक, प्लस ये a² की होल पावर 3/2 बन जाएगा सर। अब उसके बाद से देखिएगा B1 = अब यहाँ से थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं। देखिए जब आप यहाँ LCM लेंगे तो 4 LCM आ जाएगा, a² और +4a², 5a² हो जाएगा, 5a²/4 की पावर 3/2। तो समझिए, अब मैं इसको लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं, फटाफट से 2 × 5a²/4 की पावर 3/2। ये a² से तो 2 कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, a³, वो a² से a³ कट जाएगा a टाइम्स, तो क्या बच रहा है देखिए, B1 = μ0 Ni, a की पावर 2 से 2 कटा, a³ हुआ, a² से कटा तो नीचे a बचेगा, बाकी क्या बच रहा है सर, देखिए 2, ये 2 ऐसे रहा, 5 की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया था 5√5 लिख सकता हूँ। 5 की पावर 3/2 मीन्स 5 × 5 की पावर 1/2, दैट इज 5√5। ये अपॉन में 1/4 की पावर 3/2 बचेगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, 2 के स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा तो 2 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब क्या, 8, वो 8 यहाँ से ऊपर चले जाएगा तो 8 ऊपर आ जाएगा, साथ में क्या बचा था, a बचा था ये, तो इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ सर, 8/5√5 μ0 Ni/2a। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, हम इतना लंबा ना करें। b किसी भी पॉइंट एट x = किसी भी पॉइंट पे फॉर्मूला होता है b सेंटर अपॉन 1 + x²/a² की पावर क्या होता है सर, 3/2 होता है। x = a/2 पर आपको चेक करना था, तो a/2 पे यहाँ पर क्या आप क्या रख देंगे, a/2 रखेंगे, तो a/2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, a²/4, a² से a² कट जाएगा। देखिए x के ऊपर a/2 रखिए, +-a/2 कुछ भी, a/2 रख रहा हूँ तो a/2 का स्क्वायर a²/4, a² से a² कटा, 1 + 1/4, दैट इज 5/4 की पावर 3/2।
तो 5/4 की पावर 3/2 करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, 5√5, 4 की पावर जो रहेगा उसको 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 करेंगे तो 2 का क्यूब 8, यही आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी अगर आप इस फॉर्मूले से भी देखेंगे, ये जो μ0 Ni/2a है, इसको ये कितना होता है, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है सर। क्लियर है, ये भी शॉर्ट फॉर्मूला था। फिलहाल यहाँ पे मेरा एक कॉइल के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड आया। अब समझिए इसकी डायरेक्शन देखते हैं कहाँ की ओर होगी। मैंने आपको बताया जहाँ आपका सर करंट घूम रहा होगा उसकी डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड की अंगुलियों को मोड़ेंगे, चाहे ऐसे या ऐसे, फिर वहाँ से जहाँ अंगूठा जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो पहले वाले कॉइल में मैंने आपको बताया था करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अगर आप कोई यहाँ से देख रहे हैं या आप फ्रंट से देख रहे हैं तो करंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो करंट एंटी क्लॉकवाइज है। अगर कोई यहाँ से देखे ना ऐसे तो करंट कैसे एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए करंट की डायरेक्शन में थंब घुमाइए, अंगुलियाँ घुमाइए, सॉरी अंगूठा कहाँ की ओर आ रहा है, इधर। तो ये वाले कॉइल के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर की ओर होगी, इधर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो B1 जो होगा इधर की ओर होगा। यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास लिखने के लिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ B1 मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है। अब दूसरी कॉइल देखिए, दूसरी कॉइल इसमें भी सेम करंट है, सेम रेडियस है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स है। इस वाली कॉइल से मिड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी तो a/2 ही होगी। तो दूसरी कॉइल के कारण जो B2 आएगा, ये B2 का मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा, 8/5√5 μ0 Ni/2a, इतना ही रहेगा। इसके कारण कहाँ डायरेक्शन होगी, देखिए क्या होता है, ये करंट की डायरेक्शन में घुमा दीजिए आप थंब, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर बना रही है, इधर की ओर बना रही है। अब इसमें ये जब हम ये वाला रूल लगाते हैं तो ये डिपेंड नहीं करता कि पॉइंट यहाँ है या यहाँ है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। ये अगर ऐसे करें तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर बन रहा है। मीन्स मैं आपको ऐसे बता दूं, यहाँ पर अगर कोई कॉइल है इसमें करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है। मीन्स इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होंगी, ये ऐसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ये इसका चाहे इस पॉइंट पे चाहे इस पॉइंट पे इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा। अगर कोई कॉइल मान लीजिए ऐसे है, इसमें करंट अब क्लॉकवाइज जा रहा है, मीन्स तो करंट की डायरेक्शन में थंब, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उधर की ओर मीन्स ऐसे जा रहा होगा। इस पॉइंट पर भी उधर ही होगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, और उस पॉइंट पर भी उधर ही होगा। तो इसलिए ये वाली कॉइल से भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B2 इधर ही होगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि B2 की डायरेक्शन भी इधर की ओर ही है। तो B1 और B2 ये तो अभी तक मैग्नीट्यूड था सर। अब वेक्टर लिख दिया तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, आई कैप में है। देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, आई कैप लिख दिया। ये B2, ये भी अगर ये लिख दूँ तो इसकी डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको भी मैंने आई कैप लिख दिया, इधर की ओर है। अगर करंट क्लॉकवाइज होता सर तो ये माइनस आई कैप में आ जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर सेम डायरेक्शन में करंट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा सर। इसलिए बी नेट का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड जोड़ रहा हूँ, इतना तो मुझे पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगी, B1 प्लस B2। अब B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर भी है, तो B1 को भी B कह सकता हूँ, B2 को भी B कह सकता हूँ। तो B नेट कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B, होगा नहीं होगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ B होगा। तो ये जो किसी एक का मैग्नीट्यूड है उसका डबल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा B नेट, यहाँ से ये आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4/5√5 μ0 Ni/2a। ये इतना आ जाएगा μ0 Ni/2a आ जाएगा। या फिर कभी इसका ऐसे भी दिया रह सकता है कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स के बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो 4/5√5 μ0 Ni/2a होता है। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद से जो B नेट आया दोनों को जोड़ के, यह आया 4/5√5 μ0 Ni/2a। ये μ0 Ni/2a कहाँ पर होता है, सेंटर पर होता है। कहाँ पर, सेंटर पर, ऑफ किसी वन कॉइल के सेंटर पर। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ सर, B नेट इक्वल टू 4/5√5 ऑफ B सेंटर। समझ रहे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4/5√5 की वैल्यू रखेंगे
तो ये आता है बी नेट इक्वल टू 1.432 ऑफ बी सेंटर। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, 1.432 ऑफ बी सेंटर। ठीक है, ये कभी ऐसे पूछा जा सकता है, कभी इस फॉर्म के टर्म में पूछा जाता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। देखो इसी से मैं एक और निकाल रहा हूँ, बी नेट इक्वल टू सर ये 2a है ना, ये 2 को यहाँ से हटा देता है, वो 2 को यहाँ से हटा देता है, तो इस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, समझ रहे? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे तब ये कितना बनेगा। या फिर देखिए मुझे क्या करना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a आ रहा है, 8/5√5 4/5√5 दैट इज करेक्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी, एक सॉरी मैं आप लोगों से थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, एक जगह पर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने जल्दबाजी में, कभी कभी ऐसा हो जाता है। जब मैंने 2 टाइम्स ऑफ बी यहाँ पर करा ना, बी नेट 2 टाइम्स ऑफ बी, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये उल्टा कैलकुलेशन, ये सोच लिया कि 2 से वो 2 कटना था, 2 से 8 कट दिया मैंने 4 टाइम्स, वो यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गई। देखिए ये थोड़ा सा रिजल्ट तो यही आएगा। देखिए क्या कैसे, देखो b1 और b2 हमारे पास पूरा सही है, b नेट b1 प्लस b2, जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको लगा भी होगा सर से यहाँ पे मिस्टेक होगी। b नेट क्या है, 2 टाइम्स ऑफ b है, किसी एक b1 प्लस b2 हो गए, दोनों जुड़ गए, 2 टाइम्स ऑफ b। जब आप 2 टाइम्स ऑफ b करेंगे तो कितना आएगा, b नेट सर ये आ जाएगा इक्वल टू 2b था तो b नेट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ किसी एक का मैग्नीट्यूड, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, वो 16/5√5 म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। मैंने दो कैलकुलेशन दिमाग में एक साथ कर दी तब गलती हो गई। ये 2 से अब ये 16 को कट कर दीजिए तो ये बी नेट आ जाएगा, 2 से 16 को कट करेंगे तो 8/5√5 म्यू नॉट एन आई अपॉन a आ जाएगा। आ गया? तो जब आप ध्यान दीजिएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन a है, जब आप इस 8/5√5 को सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.716 म्यू नॉट एन आई अपॉन a, ये इतना आता है। 0.716 को हम ये भी लिख लेते हैं 0.72 राउंड ऑफ करके, 1 के बाद 5 से बड़ी डिजिट है तो उसको हमने 7 लिख लिया, सॉरी 2 लिख लिया, 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन a। ये हमारे CBSE में या उत्तराखंड बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर 2 कुंडलियां हैं, 2 कॉइल्स हैं, अगर वो एक दूसरे से इक्वल टर्न्स हैं, इक्वल करंट हैं, इक्वल रेडियस की हैं, अगर एक दूसरे से उनके रेडियस के बराबर इक्वल डिस्टेंस पर रखी हो तो उनके मिड पॉइंट पर प्रूफ करिए कि इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन ए। जो पुरानी NCERT है उसमें आपको ये दिख भी जाएगा। तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड निकला, 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन ए। आप इसको याद करिएगा। सेंटर मीन्स कौन सा, सेंटर पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा दोनों कॉइल्स के मिड पॉइंट पर। अब ये फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। अब इससे डायरेक्ट वहाँ क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि 2 कॉइल्स हैं, उनमें सेम रेडियस की हैं, सेम नंबर ऑफ टर्न्स, सेम करंट, उनमें आपको करंट दे देगा, नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा, दोनों कॉइल में सिमिलर होंगे, किसी एक कॉइल की रेडियस दे देगा, उन दोनों कॉइल के कोएक्सियली प्लेस है, कहेगा मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो, कहेगा। आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला आप याद रख लीजिए सर। म्यू नॉट की वैल्यू 4 × 10⁻⁻7 रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे, i की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। और ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज़ जो कॉइल्स हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा सेंटर के टर्म में लिखना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ कॉइल पर कितना होगा। तो सेंटर ऑफ कॉइल के टर्म में इसको लिखना है तो सेंटर पर कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और 2 से डिवाइड भी कर दीजिए। 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना बन जाएगा, 2 6 या 12, 2 1 2 एंड 3 14 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये आ गया हमारे पास 1.432 टाइम्स म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a ये। और म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a कहाँ पर होता है, सेंटर पर होता है सर। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया ये 1.432 टाइम्स ऑफ किसका आ गया, बी
सेंटर का। तो शायद आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स क्या हैं, यहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं। हेल्महोल्ट्ज कॉइल यूज की जाती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। दो कॉइल्स म्यूचुअली पैरेलल रखे होते हैं एक दूसरे के, कोएक्सियल कॉइल होती हैं, सेम करंट जनरेट करती हैं, सेम डायरेक्शन। या कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, हेल्महोल्ट्ज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन टू कॉइल्स इज जनरेटेड बाय व्हेन बोथ द कॉइल्स कंटेन करंट इन द सेम डायरेक्शन, करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे कुछ भी एमसीक्यू इसके बेस पे बन सकता है। तो करंट सेम डायरेक्शन पे होनी चाहिए और कॉइल जो कोएक्सियली रखी होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे रखी होनी चाहिए। किसके बराबर इक्वल डिस्टेंस? जितनी उन कॉइल्स की रेडियस हो, ठीक है। तो इससे फॉर्मूले आप इंपोर्टेंट नोट कर लीजिएगा। आई थिंक आपको लेक्चर अगर पसंद आए, ठीक है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आउट ऑफ द सिलेबस है, सिलेबस में डायरेक्ट हेल्महोल्ट्ज कॉइल नहीं लिखा है, लेकिन कॉइल के कॉम्बिनेशन में ही हेल्महोल्ट्ज कॉइल आता है और हमारे एनसीईआरटी पे मेंशन भी है। तो थैंक्स लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।